ओके, ब्रेक से पहले हम ये देख रहे थे कि हाउ टू क्रिएट अ प्रोसेस। और फिर हमने यूनिक्स की सिस्टम कॉल्स देखी कि फोक सिस्टम कॉल की मदद से आप नया प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं जो इसी पेरेंट प्रोसेस की कॉपी होगा। फिर अगर हम पेरेंट प्रोसेस को ये बाउंड करना चाह रहे हैं कि वो चाइल्ड से पहले ख़त्म ना हो, तो फिर हम वेट सिस्टम कॉल यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह फिर हमने देखा कि अगर आप नई एड्रेस स्पेस फोक कमांड की मदद से बनाकर उसके अंदर कॉपी नहीं रखना चाहते, बल्कि उसके अंदर आप कोई नया प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपके पास एक्सेक एल की सिस्टम कॉल है, उसको भी हमने देखा। नाउ लेट्स मूव अवर अटेंशन टू अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू प्रोसेस, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है थ्रेड्स। थ्रेड्स नॉर्मली यूज़ होते हैं कंकरेंसी के लिए, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम में एक ही वक्त में बहुत सारे मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ वेब सर्वर, और इस वेब सर्वर के अंदर क्लाइंट्स मुख्तलिफ रिक्वेस्ट्स भिजवा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन रिक्वेस्ट जिसमें क्लाइंट ने अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दी है, वो भी इस वेब सर्वर की तरफ भिजवाई है। अब ये वेब सर्वर किसी और सर्वर के साथ कनेक्टेड है जो कि क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन का सर्वर है। नाउ दिस सर्वर विल कॉन्टैक्ट द क्रेडिट कार्ड सर्वर, और फिर वहाँ से वो ये क्रेडिट कार्ड सर्वर यूज़र की दी हुई इंफॉर्मेशन को अथेंटिकेट करेगा। नाउ अब क्या होना चाहिए, क्या जब तक कि वो क्रेडिट कार्ड सर्वर अपना रिस्पांस नहीं देता, ये वेब सर्वर ब्लॉक रहे और सस्पेंडेड रहे और कोई और काम ना करे? क्योंकि हो सकता है कि इस दौरान इसको कोई और रिक्वेस्ट आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको किसी ऐसे डेटा की रिक्वेस्ट आ गई है जो इसके पास डिस्क में पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ कुछ देर के बाद एक और रिक्वेस्ट आ गई है कि एक HTML पेज पहले से इसकी कैशे मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो इसने डिस्प्ले करना है। तो मुख्तलिफ क्लाइंट की तरफ से साथ साथ रिक्वेस्ट्स आ रही हैं। तो क्या होना चाहिए, क्या ये वेब सर्वर पहली रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने तक इंतज़ार करे, और जब क्रेडिट कार्ड सर्वर से इंफॉर्मेशन वापस आए तब ये बाकी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करे, जैसा कि सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग में होता है? बट इट वुड बी वेरी इनएफिशिएंट। होना ये चाहिए कि सारी जितनी भी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं क्लाइंट की तरफ से, वेब सर्वर उनको कंकरेंटली साइमल्टेनियसली सब रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करे। इसका एक सलूशन तो ये हो सकता है कि हम ऐसा करें कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए हम एक एक प्रोसेस बनाते जाएं। जैसा कि अभी हमने इस क्लास में देख लिया है कि विद द हेल्प ऑफ फोक सिस्टम कॉल हम नए प्रोसेसेस बना सकते हैं। तो जब वेब सर्वर के पास क्रेडिट कार्ड को वैलिडेट करने की रिक्वेस्ट आई है, तो वो उसके लिए एक प्रोसेस बना दे। इसी तरह जब HTML पेज की रिक्वेस्ट आई है तो दूसरा प्रोसेस बना दे, और जब डिस्क में से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो फिर तीसरा प्रोसेस बना दे। यानी जितनी भी आपके पास रिक्वेस्ट्स आ रही हैं उतनी आप नए नए प्रोसेसेस बनाते जाएं। हाउएवर, दिस मेथड इज़ वेरी इनएफिशिएंट, क्योंकि हमें पता है कि जब भी एक नया प्रोसेस बनता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एक एड्रेस स्पेस मेमोरी में बनाता है, और ये फिर इस एड्रेस स्पेस में फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है, जैसा कि उसकी CPU रजिस्टर्स की क्या वैल्यू है, और स्टैक पॉइंटर इस वक्त उसकी क्या वैल्यू है, और फिर वो हर एक प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाता है, और उसके अंदर फिर उसकी इंफॉर्मेशन होती है बफरिंग की और पेज टेबल्स वगैरह वगैरह। तो ये अगर आप हर एक काम के लिए एक नया प्रोसेस बनाएंगे तो पूरा सिस्टम जो है वो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे तो अभी हमने सिर्फ 3 टास्क लिए हैं कि 3 रिक्वेस्ट आई हैं वेब सर्वर के पास, लेकिन सपोज़ अगर 1000 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो इसका मतलब है कि एक प्रोसेस फिर 1000 चाइल्ड प्रोसेसेस बनाएगा। और अगर 10,000 रिक्वेस्ट्स आ रही हैं विच इज़ नेचुरल और कॉमन इन नॉर्मल वेब सर्वर्स, तो फिर क्या होगा, फिर एक 10,000 प्रोसेसेस बनाए जाएंगे।
तो ये तो सिस्टम बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम भी लगेगा और इसके अंदर सिस्टम की स्पेस भी काफ़ी यूज़ होगी, तो ये बहुत इनएफिशिएंट है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ हमारे पास ये पेरेंट प्रोसेस था और हमने रिसोर्सेज़ की परवाह नहीं की और हमने कहा है कि खैर है हम इसका एक चाइल्ड प्रोसेस बना लेते हैं। वेब सर्वर पेरेंट प्रोसेस था और जो क्रेडिट कार्ड की वैलिडेट करना था वो उसने चाइल्ड प्रोसेस बना दिया। अब पेरेंट तो फ्री हो गया है, ये अब बाकियों की और जो रिक्वेस्ट्स आ रही हैं दूसरे क्लाइंट्स की उनको फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन ये चाइल्ड प्रोसेस ये वेट कर रहा है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन थी, वो वहाँ से वैलिडेट होकर वापस आए। तो जब वहाँ क्रेडिट कार्ड सर्वर ने इसको वैलिडेट कर दिया कार्ड को या नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन वापस आई इस चाइल्ड के पास। अब ये चाइल्ड वापस ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट को देगा, क्योंकि पेरेंट ने उसके ऊपर कुछ काम करना था, पेरेंट के पास रिक्वेस्ट आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 2 प्रोसेसेस सिर्फ हमने क्रिएट नहीं करने, बल्कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी हो रही है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अब इन्वॉल्व हो गई है। तो याद रखें कि ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है, इसके अंदर फिर कर्नल इन्वॉल्व हो जाता है। जब भी 2 प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट इज़ कि उसके अंदर फिर कर्नल इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब ये है कि अब अगर एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस को कुछ डेटा भिजवाना है, कुछ कम्युनिकेशन करनी है, तो पहले पेरेंट प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है। फिर अगर कम्युनिकेशन की कहीं ज़रूरत पड़ गई, तो पेरेंट प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और अ, या जो भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड ने डेटा भिजवाना है तो वो चाइल्ड प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और फिर बात जाएगी कर्नल के पास। कर्नल कॉल हो जाएगा, यानी एक पूरा कॉन्टेक्स्ट स्विच बीच में इन्वॉल्व हो गया है और कर्नल फिर दूसरे प्रोसेस को कॉल करेगा और फिर कर्नल, क्योंकि अभी चल रहा था, कर्नल से दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, फिर दूसरा प्रोसेस लोड होगा, फिर उसको वो डेटा पास होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस इन्वॉल्व हैं। जब भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कुछ डेटा भिजवाता है, तो इसके अंदर फिर 2 दफ़ा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। यानी जब चाइल्ड प्रोसेस ने एग्जीक्यूट कर रहा था, उसने कुछ डेटा भिजवाना था, तो वो फिर चाइल्ड प्रोसेस वहाँ पे रुक जाएगा और कर्नल का कोड चलेगा और कर्नल के कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ और फिर कर्नल के बाद दोबारा वो पेरेंट प्रोसेस चला, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच मेनली सिस्टम को और ओवरलोड कर देती है। अब आप सोचेंगे अगर आपके पास 1000 प्रोसेसेस हैं या 10,000 प्रोसेसेस हैं, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से ही कितना ज़्यादा इनएफिशिएंसी आ जाएगी सिस्टम के अंदर। अब इस सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? तो इन सारे प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि हमें कॉन्टेक्स्ट स्विच ना करना पड़े, बल्कि एक प्रोसेस के अंदर ही, मतलब एक प्रोसेस के एड्रेस स्पेस के अंदर ही को इस तरह से एग्जीक्यूशन स्टेट्स डिफाइन हो जाएं कि हमें प्रोसेस को से कॉन्टेक्स्ट स्विच ना करना पड़े, प्रोसेस से हमें बाहर ना जाना पड़े और उसके साथ साथ हम कंकरेंसी भी ला सकें। तो ये जो एग्जीक्यूशन स्टेट्स हैं, इनको थ्रेड्स कहा जाता है या इनको लाइट वेट प्रोसेसेस कहा जाता है। याद रखें कि ये एक ही जो प्रोसेस की एड्रेस स्पेस बनाई गई होगी, ये उसी एड्रेस स्पेस के अंदर ही वी विल डिफाइन डिफरेंट एग्जीक्यूशन स्टेट्स और फिर हम उनके दरमियान स्विचिंग कर सकते हैं। तो आजकल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके अंदर अब हमारे पास 2 तरह की एंटिटीज़ मौजूद हैं। एक तो प्रोसेस कहलाती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक एड्रेस स्पेस डिफ़ाइन करता है और उसके अंदर उस प्रोसेस की तमाम एट्रीब्यूट्स भी डिफ़ाइन किए जाते हैं। जबकि दूसरी एंटिटी उस प्रोसेस के अंदर डिफ़ाइन की जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज़ थ्रेड, जिसके अंदर उसी सेम प्रोसेस में मुख्तलिफ एग्जीक्यूशन स्टेट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि थ्रेड इज़ बाउंड टू अ सिंगल प्रोसेस, या एक एड्रेस स्पेस के अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स हो सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास अब हम डेटा को शेयर करा सकते हैं इन एक्सपेंसिव तरीके से, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ रही। एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर हम कोड को
कंकरेंटली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसी तरह थ्रेड्स को क्रिएट करना ये भी आसान है, क्योंकि इसके अंदर इतना ओवरहेड इन्वॉल्व नहीं है, जैसा कि प्रोसेस को क्रिएट करने के अंदर ओवरहेड ज़्यादा था, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास सेव रखता है, जबकि थ्रेड्स की इतनी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखता। थ्रेड्स की सिर्फ स्टैक पॉइंटर, उसका प्रोग्राम काउंटर और सीपीयू रजिस्टर्स, ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो कि थ्रेड्स की ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास सेव रखता है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जिस वक्त आपके प्रोसेसेस की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर यूनिट ऑफ स्केजुलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोसेस था, यानी प्रोसेस की बेस पर स्केजुलिंग हो रही थी। जबकि अगर हम जब थ्रेड्स बना लेते हैं तो फिर यूनिट ऑफ स्केजुलिंग यहाँ पर थ्रेड्स है, यानी कि अब थ्रेड्स को बारी दी जाएगी, थ्रेड्स को नंबर दिया जाएगा सीपीयू पे। ये अब एग्जीक्यूशन, नया एग्जीक्यूशन यूनिट बन गया है। पहले पूरे के पूरे प्रोसेसेस एक लाइन में खड़े हुए थे, एक क्यू में खड़े हुए थे, और उनका नंबर आ रहा था, यानी यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन या यूनिट ऑफ स्केजुलिंग जो थे वो पूरे प्रोसेसेस थे। लेकिन अब हमने प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे हिस्से बना दिए, छोटे छोटे से एग्जीक्यूशन यूनिट बना दिए, और अब हमारा यूनिट ऑफ स्केजुलिंग ये थ्रेड्स हो गया। अब इन थ्रेड्स की बारी जब आएगी तो इनको प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करेगा। तो आप यूँ समझ लें कि प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली कंटेनर्स हैं, और उनके अंदर थ्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, या सादा अल्फाज में अब थ्रेड्स को हमने स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर लिया है, और अब हम उनको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। और मेन मकसद हमारा यही है कि हम कंकरेंसी लाना चाह रहे हैं, लेकिन सिस्टम को उसके ऊपर लोड डाले बगैर। तो मैंने आपको बताया कि थ्रेड्स को हम इस्तेमाल करते हैं कंकरेंसी के लिए। जैसा कि हम अपनी एग्जांपल में देख रहे थे कि हमारे पास एक वेब सर्वर है और उसको बहुत सारी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वेब सर्वर इन सब क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को कंकरेंटली हैंडल कर सकता है। अब पहले प्रोसेस बना के भी कर सकता था, लेकिन उसके अंदर हमने देखा बहुत ज़्यादा ओवरहेड था, तो इस वजह से अब थ्रेड्स बना के कर सकता है। मतलब प्रोसेस तो एक ही रहेगा, और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ थ्रेड्स बना के साइमल्टेनियसली विद इन द सेम एड्रेस स्पेस वेब सर्वर अपने क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स कर सकता है। इसी तरह फिर हम थ्रेड्स को यूज़ कर सकते हैं पैरेलल प्रोग्राम्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई बहुत बड़ा मैट्रिक्स है और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, से उसके 10 कॉलम्स हैं और 10 रोज़ हैं, और एक मैट्रिक्स के अंदर, और हम उस दूसरे मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, उसमें भी इसी तरह 10 कॉलम्स 10 रोज़ हैं। तो अगर हम इसको पैरेलल में कर लें, मतलब हम उसके कॉलम्स को कम कर दें, 2 कॉलम 2 रो या 4 कॉलम 4 रो करके हम उसको मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरह से हम थ्रेड्स के अंदर उसको रख के उसको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम पैरेलल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसी तरह हम अगर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहें तो उसके लिए भी ये कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा। मल्टी थ्रेडिंग को हम अगर हमारे पास फिज़िकली एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है फिर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर हम वन थ्रेड एट अ टाइम चलाएंगे, और वो इतनी जल्दी स्वैपिंग होती है कि लगता ऐसे है कि जैसे कंकरेंसी अचीव हो रही है और मल्टी थ्रेडिंग हो रही है। एक्चुअल में होता तो एक ही प्रोसेसर है जो पुराने कंप्यूटर्स थे, लेकिन आजकल हमारे पास सारे कंप्यूटर्स ऐसे ही हैं जिसके अंदर मल्टी कोर्स लगे हुए हैं, मल्टी प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। तो आजकल बहुत कम ऐसे सिस्टम रह गए हैं कि जिसके अंदर एक ही प्रोसेसर लगा हो, लेकिन स्टिल वहाँ एक अगर प्रोसेसर लगा हुआ है उसके अंदर भी हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है कि आप एक ही एड्रेस स्पेस में रहते हुए छोटे छोटे से एग्जीक्यूशन स्टेट्स डिफ़ाइन कर लें, और बग़ैर नए प्रोसेसेस क्रिएट किए हुए आप कंकरेंसी को अचीव कर लें। इससे हमारे पास कंकरेंसी के फ़ायदे भी मिल गए, मतलब हमें जो प्रोसेसिंग है वो फास्टर तरीके से हो रही है, और इतना हमें ओवरहेड भी इसके अंदर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ज़्यादा मेमोरी भी रिज़र्व नहीं करनी पड़ती। Now let's see what are the types of threads. So there are two types of threads. One is user level threads, and second type is kernel level threads.
तो जो थ्रेड्स यूज़र खुद मेंटेन कर रहा है उसको यूज़र लेवल थ्रेड्स कहते हैं। ये थ्रेड्स यूज़र के लेवल पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और यूज़र खुद उनको मैनेज करता है। इसके लिए फिर मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ यूज़ की जाती हैं यूज़र लेवल के ऊपर। यानी प्रोग्राम के अंदर से लाइब्रेरीज़ कॉल की जाएंगी, जैसे सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास पी थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट है। तो जो थ्रेड्स बनाए जाते हैं वो भी सिंपल लाइब्रेरी कॉल्स की मदद से बनाए जाते हैं। जैसे एक फंक्शन कॉल की जाती है, उसी तरह से लाइब्रेरी को कॉल किया जाता है, लाइब्रेरी के फंक्शंस को, और उसकी मदद से थ्रेड्स को उनकी क्रिएशन की जाती है, उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और उनको मैनेज करने के लिए लाइब्रेरी कॉल्स का हम सहारा लेते हैं। तो इस तरह से जब थ्रेड्स क्रिएट किए जाते हैं तो ये बहुत ही फास्ट मेथड है थ्रेड्स को क्रिएट करने का, और ये बहुत ही चीप मेथड है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। सेकेंडली, दीज थ्रेड्स आर स्मॉल एंड फास्ट। इनके जो इंफॉर्मेशन सेव की जाती है वो इनका एक प्रोग्राम काउंटर होता है, सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक पॉइंटर्स होते हैं, और इनका एक छोटा सा थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है। जिस तरह कि वहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था, पीसीबी था, तो यहाँ पर ये थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि हमने पीसीबी में भी देखा था। वहाँ पे भी प्रोसेस को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स थे। तो यहाँ पर ये थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक है, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स यूज़र के लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और इसके अंदर थ्रेड को क्रिएट करना, थ्रेड्स के दरमियान स्विचिंग करना, ये तमाम काम जो हैं ये लाइब्रेरी की जो अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, उनको कॉल करके ये तमाम काम अचीव किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस तमाम प्रोसेस में कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता। क्योंकि कर्नल इन्वॉल्व नहीं होता, इस वजह से हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करनी पड़ेगी। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि दीज थ्रेड्स आर मच मच फास्टर देन कर्नल लेवल थ्रेड्स। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जब हम बात करते हैं तो ये यूज़र लेवल थ्रेड्स के लिए तो बहुत ही सिंपल है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यानी जो करंट थ्रेड अगर कोई चल रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को हमने स्टैक के ऊपर पुश कर देना है, और जो दूसरा थ्रेड आ रहा है उसको हमने रीस्टोर करना है थ्रेड से, और इस थ्रेड को एज अ न्यू थ्रेड कंसिडर किया जाता है। तो जहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन रुकी हुई थी, प्रोग्राम काउंटर वो जगह बताता है, और वहीं से उसकी एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट होती है। ये सब करने के लिए मैंने आपको बताया कि कर्नल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्नल हम उस वक़्त इन्वॉल्व करते हैं जब हमने कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस चलानी है। हमने पहले देखा था कि कर्नल के अंदर जो प्रोसेसर्स की प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कर्नल लेवल पे जाके एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये तमाम काम करने के लिए हमें प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम सिंपल असेंबली लैंग्वेज में भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप एक नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं, उस तरह से हम लाइब्रेरी के फंक्शंस कॉल करके ये तमाम काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर सी लैंग्वेज के अंदर हम देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास कुछ कमांड्स ऐसी हैं जैसे सेट जंप और लॉन्ग जंप। तो इसकी मदद से भी हम थ्रेड की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकते हैं। आखिर में हम देखते हैं जो दूसरी टाइप है थ्रेड्स की, वो कर्नल थ्रेड्स हैं। मतलब ये है कि ये वो थ्रेड्स हैं जो कि कर्नल लेवल पे मैनेज किए जाते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन थ्रेड्स को मैनेज करता है। तो इसका मतलब ये है कि तमाम थ्रेड्स के जो ऑपरेशंस होंगे वो भी फिर कर्नल लेवल पे ही होंगे, और फिर अगर इन थ्रेड्स को क्रिएट करना है या इनकी स्विचिंग करना है तो उसके लिए फिर हमें सिस्टम कॉल्स करनी पड़ेंगी जो कि कर्नल लेवल पर होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम इन थ्रेड्स को स्केड्यूल करेगा, और अगर एक थ्रेड सपोज़ ब्लॉक हो जाता है तो वो फिर दूसरा थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। तो इस थ्रेड्स की मदद से ये पॉसिबल है कि अगर एक थ्रेड ने किसी आईओ को कॉल किया है और वो ब्लॉक हो गया है तो उसी वक्त
उसी टाइम पे हम किसी और थ्रेड को एग्जीक्यूट करा दें और जिसके अंदर कोई कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है, तो ये हो सकता है कि कंप्यूटेशनल और आईओ थ्रेड्स आपस में ओवरलैप करें। मतलब ये है कि एक ही वक्त में आईओ वाला थ्रेड भी चल रहा है और कंप्यूटेशनल वाला थ्रेड भी चल रहा है। ऑल्दो दीज थ्रेड्स आर इम्प्लीमेंटेड एट द कर्नल लेवल, लेकिन ये हैं तो थ्रेड्स, इस वजह से ये प्रोसेसेस से इनका ओवरहेड काफ़ी कम है, तो इनको साइज़ भी कम चाहिए होता है और इसी तरह इनकी इनिशियलाइजेशन भी आसान है। तो प्रोसेस के मुकाबले में ये बहुत ही चीपर हैं और फास्टर हैं, लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन करें विद यूज़र लेवल थ्रेड्स, तो ज़ाहिर है कि फिर ये इनके अंदर प्रोसेसिंग ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू अ सिंपल प्रोसीजर कॉल। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये दो टाइप्स के थ्रेड्स क्यों हैं? सिर्फ यूज़र लेवल ही थ्रेड्स होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही चीप हैं और बहुत आसानी के साथ उनको क्रिएट किया जा सकता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कर्नल। तो फिर ये कर्नल लेवल थ्रेड्स क्यों हैं? बेसिकली होता ये है कि अगर आप एक यूज़र लेवल थ्रेड्स बनाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे अनअवेयर होता है क्योंकि वो तो प्रोग्राम लेवल पे बन गए हैं और यूजिंग द प्रोसीजर कॉल्स, जो लाइब्रेरी की कॉल्स थी उनकी मदद से बन रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे अवेयर नहीं होता कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई थ्रेड्स भी बने हुए हैं। सपोज़ अगर एक थ्रेड किसी आईओ के ऑपरेशन में चला गया है और वो अब आईओ के लिए वेट कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसको पूरे प्रोसेस के तौर पर देख रहा है। हालांकि हमने उसके अंदर थ्रेड्स बनाए होंगे, लेकिन वो थ्रेड जब किसी आईओ को कॉल करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नज़र में तो ये होगा कि ये पूरे प्रोसेस में से आईओ की रिक्वेस्ट आई है, वो पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देगा। जो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमने उसके अंदर थ्रेड्स बनाए हुए हैं वो तमाम ब्लॉक हो जाएंगे और हमारी जो मेहनत है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फिर कर्नल लेवल थ्रेड्स बनाए जाते हैं विच आर मच फास्टर देन प्रोसेसेस, और फिर यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं, इनको मैप किया जाता है कर्नल लेवल थ्रेड्स पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल लेवल थ्रेड्स तो नज़र आ रहे होते हैं, तो इस वजह से फिर वो पूरे के पूरे प्रोसेस को ब्लॉक नहीं करता। तो आज के लेक्चर में हमने प्रोसेसेस को भी इन डेप्थ स्टडी कर लिया और थ्रेड्स को भी हमने डिटेल में देख लिया। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।